महाशिवरात्रि का पर्व आज मनाया जा रहा है। सुबह से ही शिवालयों में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। हर तरफ हर हर महादेव के नारे गूंज रहे हैं। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि त्योहार का काफी महत्व माना जाता है। महाशिवरात्रि का त्योहार फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन मनाया जाता है। माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और पत्नी पार्वती की पूजा की जाती है। साल में होने वाले 12 शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि को सबसे विशेष माना जाता है। आपको बता दें कि इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इसकी वजह से महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। वहीं आज के दिन शिवालयों में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। लोग सुबह से ही महादेव की पूजा अर्चना के लिए मंदिरों के बाहर कतारों में खड़े हैं और भगवान शिव के दर्शन कर लेना चाहते हैं, उनकी पूजा कर लेना चाहते हैं। ऐसा माना जाता है कि शिवरात्रि के दिन जो भी भगवान भोलेनाथ से अपनी मनोकामना के सामने रखता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है और इस दिन शिव बारात भी निकाली जाती है। शिवसेना और धनुष बाण के छिनने के बाद उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रतिक्रिया दी। इस बार उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। उद्धव ठाकरे ने आलोचना की कि प्रधानमंत्री मोदी को लाल किले से कहना चाहिए कि लोकतंत्र खत्म हो गया है। इसके अलावा उद्धव ठाकरे ने यह भी ऐलान किया कि वे चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि लोकतंत्र की दृष्टि से चुनाव आयोग का ये परिणाम बेहद खतरनाक है। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाल किले से ये घोषणा करनी चाहिए कि आजादी के 75 साल पूरे हो गए हैं। मोदी को घोषणा करनी चाहिए कि लोकतंत्र को सम्मान देकर निरंकुशता शुरू हो गई है। न्यायपालिका कैसे दबाव में आएगी, इसके कई उदाहरण हमने देखे हैं। आज का फैसला बेहद अप्रत्याशित है क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में लगभग 6 महीने से चल रहा है। अब उनकी लगातार सुनवाई शुरू होगी। तर मग मात्र कोणी धनाढ्य माणूस निवडून आलेले आमदार खासदार विकत घेऊन पक्षाचा सर्व होऊ शकतो, देशाचा पंतप्रधान किंवा राज्याचा मुख्यमंत्री सुद्धा होऊ शकतो, हे सुद्धा मी मागे बोललेलो आहे। निवडणूक आयोगाबद्दल एवढंच मी म्हणेन की जी एक केस प्रशांत भूषण यांची एक केस सुरू आहे, नेमकी आता माझ्या लक्षात नाहीये, पण त्यांनी निवडणूक आयुक्ताबद्दलच शंका व्यक्त केलेली आहे की 24 तासात ही फाईल हल्ली कशी आणि यांची नेमणूक झाली कशी। मला आता असं वाटायला लागलेलं आहे की जसं न्यायाधीश नेमण्याची एक प्रक्रिया असते तशीच प्रक्रिया आता निवडणूक आयुक्त नेमण्यासाठी सुद्धा विरोधी पक्षांना सोबत घेऊन सुरुवात करण्याची आता गरज लागलेली आहे। चोराला राजमान्यता देणं हे काही जणांना भूषणावं वाटत असेल, पण शेवटी चोर हा चोरच असतो। आज जी दयनीय अवस्था आमच्यातल्या गद्दारांची झालेली आहे, मिंदे गटाची आणि त्यांना मांडीवर घेतलेल्या जगातल्या सगळ्यात मोठ्या पक्षाची जी एक दयनीय अवस्था झालेली आहे, त्यांना स्वतः लढण्याची हिंमत नाहीये। मी अनेकदा त्यांना आव्हान दिलेलं आहे की हिंमत असेल तर निवडणुका घ्या, अगदी लोकसभा पासून महापालिका तुम्ही एकत्र घ्या। ती निवडणूक घेण्याची काही त्यांची हिंमत झाली नाही। आता मला अशी शक्यता वाटायला लागलेली आहे की ज्या पद्धतीने त्यांनी धनुष्यबाण आणि शिवसेना हे मिंदे गटाला दिलेलं आहे, म्हणजेच असं की कदाचित येत्या महिना 2 महिन्यामध्ये निवडणुका सुद्धा जाहीर होऊ शकतात। और दिल्ली के निकी यादव मर्डर केस में पुलिस ने मुख्य आरोपी साहिल गहलोत के अलावा 5 और लोगों को गिरफ्तार किया है। गहलोत के पिता को भी साजिश में मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस बात की जानकारी दी। पुलिस लगातार मामले में सबूत इकट्ठा करने में जुटी हुई है। पूरा सीक्वेंस कनेक्ट किया जा रहा है। बता दें कि दिल्ली में साहिल गहलोत ने अपनी लिव इन पार्टनर निकी यादव की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक साहिल ने उनके सामने अपना अपराध स्वीकार किया है। पुलिस ने पहले बताया कि आरोपी साहिल ने 10 फरवरी की सुबह 9 बजे हत्या करने के लगभग 12 घंटे बाद दूसरी महिला से शादी भी कर ली और अगले दिन वापस आकर निकी की लाश को फ्रिज में रख दिया। दिल्ली पुलिस ने निकी यादव मर्डर केस में बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि साहिल के साथ हत्या की साजिश रचने में उसके परिवार और उसके दोस्त भी शामिल थे। क्राइम ब्रांच ने पिता वीरेंद्र सिंह, भाई आशीष और नवीन
दोस्त लोकेश और अमर को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के सूत्रों ने बताया कि निकी की लाश को फ्रिज में छिपाने में उसके दोस्त और कजिन ने साथ दिया था। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हर घर तक साफ पानी पहुंचाने के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार ने कमर कस ली है। इसके लिए तेजी से काम भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इसे लेकर सोमवार को हाई लेवल मीटिंग की। उन्होंने अधिकारियों से दिल्ली के हर घर में साफ पानी पहुंचाना सुनिश्चित करने को कहा। इस बैठक में पानी के सोर्स का जायजा लिया गया। ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए STP पर भी बात हुई। इसके साथ ही उत्तर और उत्तर पूर्वी दिल्ली के लिए पानी का नया इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट तैयार करने पर भी चर्चा की गई। बैठक में दिल्ली के हर घर तक पानी का कनेक्शन देने की बात हुई। सीएम ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाने पर भी जोर दिया। बता दें कि दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों में नए वाटर कनेक्शन लगाए जाएंगे। वहां कनेक्शन शुल्क नहीं देना होगा। सीएम ने बैठक में पानी की बर्बादी रोकने को भी कहा। उन्होंने कहा कि पानी बर्बाद करना सबसे बड़ा अपराध है। साथ ही कहा कि पानी की सप्लाई के काम में देरी न की जाए। इस बैठक में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, मुख्य सचिव और दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष सौरभ भारद्वाज सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। वहीं बस्तर सांसद दीपक बैज ने 4 फरवरी को हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद लगातार मिशन आत्मनिर्भर के तहत ब्लॉक दरभा, तोकापाल, बस्तानार, लोहंडी गुंडा, बस्तर और बकावंड में शिविरों के माध्यम से आयोजन किया गया। इस कड़ी में बस्तर विधायक और बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के अध्यक्षता में मिशन आत्मनिर्भर दिव्यांगजनों के लिए बृहद समस्या समाधान शिविर में हजारों की संख्या में दिव्यांगजन और उनके परिवार के लोग पंचायत बस्तर पहुंचे। लगातार 4 दिवस समाज कल्याण की टीम ने युवोदय की सहायता से बस्तर ब्लॉक के घर में पहुंचकर उन्हें इस शिविर में पहुंचाने की जानकारी दी। वहीं दिल्ली नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। आप नेता डॉक्टर शैली ओबेरॉय ने चुनाव में मनोनीत सदस्यों को मतदान करने की अनुमति देने के लिए एलजी के फैसले को चुनौती दी थी। साथ ही जल्द चुनाव कराने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट से आपको राहत मिली और उनकी दोनों प्रमुख मांगे मान ली गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम निर्देश देते हैं कि पहली बैठक में मेयर का चुनाव हो। इस चुनाव में मनोनीत सदस्य वोट न दे। उन्होंने कहा कि मेयर की अध्यक्षता में डिप्टी मेयर और बाकी पदों के चुनाव हो। 24 घंटे के भीतर पहली बैठक के लिए नोटिस जारी हो। इससे पहले सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 243R के हिसाब से मनोनीत पार्षद वोट नहीं दे सकते। चुनाव जल्द से जल्द होना बेहतर है। एमसीडी के वकील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने कहा कि एल्डरमैन वोट दे सकते हैं। वहीं पुलिसिंग व्यवस्था पर कसावट लाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सरकार के आदेश के बाद अंबिकापुर शहर वासियों को मणिपुर चौक के थाने के रूप में सौगात दी गई, जो स्वतंत्र थाना के रूप में उन्नयन किया गया है। वहीं क्षेत्र की बढ़ती आबादी को देखते हुए शहर के बीचों बीच स्थित होली क्रॉस हॉस्पिटल के पास होली क्रॉस चौकी का शुभारंभ किया गया। हालांकि राज्य सरकार के आदेश के बाद मैनपाट कार्निवाल में पहुंचे प्रभारी मंत्री शिव डहरिया और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने 14 जनवरी को ही इसकी घोषणा कर दी थी, जिसके बाद 17 जनवरी को रेंज के आईजी रामगोपाल वर्मा ने फीता काटकर इसका शुभारंभ किया। 15 तारीख को हमारे शहर में होली क्रॉस हॉस्पिटल चौकी और चौकी मणिपुर से थाना मणिपुर का उन्नयन कार्यक्रम संपन्न किया गया है। इसका आज औपचारिक ये कार्यक्रम किया गया है और मैनपाट महोत्सव के दौरान 14 तारीख को माननीय मंत्री श्री शिव डहरिया जी और माननीय मंत्री श्री अमरजीत भगत जी के कर कमलों से इसका लोकार्पण किया गया था। निश्चित रूप से ये शहर के लिए एक बड़ी उपलब्धि और सौगात है और राज्य शासन की मंशा अनुसार पुलिस की पहुंच लोगों तक बढ़ाए जाने का कार्य किया जा रहा है। और ये जो क्षेत्र है हमारे शहरी क्षेत्र है, जहाँ पे वार्ड और ग्रामीण एवं शहरी इलाका दोनों ही आते हैं और इस
चौकी से थाना उन्नयन के बाद में यहाँ पे अपराध में रोकथाम में और अपराध घटित होने से पहले प्रिवेंटिव पुलिसिंग में निश्चित रूप से बेहतरी। और मणिपुर चौकी से थाना का उन्नयन का शासन का आदेश प्राप्त हुआ था, तो इस विषय पर औपचारिक उद्घाटन 14 फरवरी को मैन पाट महोत्सव के दौरान माननीय मंत्री श्री शिव डहरिया जी और श्री अमरजीत भगत जी के कर कमलों द्वारा किया गया था, जिसका कि आज हमने ग्राउंड पर उद्घाटन किया है, जहाँ से रोजनामचा यहाँ का चालू हो गया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस थाना क्षेत्र अंतर्गत जो 17 गांव और 5 जो वार्ड आते हैं, उनके लोगों को ये सुरक्षा प्रदान करने में और कानून व्यवस्था को बनाए। वहीं बस्तर कमिश्नरी में नक्सलियों के बीजेपी कार्यकर्ताओं के हत्या के विरोध में प्रदेश स्तर पर किए गए चक्का जाम का व्यापक असर सरगुजा जिले में भी देखने को मिला। बीजेपी जिला कार्यकारिणी सरगुजा की तरफ से बस्तर कमिश्नरी में नक्सलियों के द्वारा 4 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में सरगुजा जिले के सभी मंडलों में 2 घंटे चक्का जाम किया गया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। साथ ही प्रदेश सरकार के ऊपर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके जरिए जनतंत्र के माध्यम से नहीं, भयतंत्र के माध्यम से सत्ता हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। बतौली के इस बगीचा चौक पे बस्तर में जो हमारे 4 कार्यकर्ता शहीद हुए हैं, उनकी याद में पूरे प्रदेश के आह्वान पर यहाँ चक्का जाम किए थे। और मैं सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह नागरिकों के प्रति, हमारे मंडल के महामंत्री, सभी नागरिकों के प्रति, व्यापारियों के प्रति, यहाँ के प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे इस चक्का जाम में बतौली के पूरे नागरिकों ने सहयोग किया और हमारे उन मृत 4 शहीद साथियों को जो बस्तर में शहीद हुए हैं। वहीं गाजियाबाद के थाना लोनी पुलिस टीम ने एक बदमाश को धर दबोचा है। बता दें कि बंथला निठौरा गेट पर मोटरसाइकिल सवार को चेकिंग के दौरान रोका गया, तो वो अपनी मोटरसाइकिल को तेजी से पीछे मोड़कर पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने लगा, जिस पर पुलिस की टीम ने बदमाश की घेराबंदी की और जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। पूछताछ में पकड़े गए बदमाश ने अपना नाम सोनू उर्फ चटनी बताया। वहीं एसीपी ने बताया कि अभियुक्त पर 2 दर्जन मुकदमे दर्ज है और उसके पास से एक बाइक, तमंचा और कारतूस का खोखा भी बरामद किया गया है। की टीम के द्वारा बंथला चिरौड़ी मार्ग पर रात्रि चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक काले रंग की मोटरसाइकिल पे व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम द्वारा जब उसे रोकने का प्रयास किया गया तो उसने काफ़ी तेज़ी से मोटरसाइकिल मोड़ करके भागने का प्रयास किया। उसने अपनी मोटरसाइकिल निठौरा गेट के अंदर मोड़ दी। पुलिस टीम द्वारा जब चारों तरफ से उसकी घेराबंदी का प्रयास किया गया तो उसने पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग कर दी। पुलिस टीम ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए आत्मरक्षार्थ गोली चलाई, जिसमें बदमाश घायल हुआ। पूछताछ पर बदमाश ने अपना नाम सोनू उर्फ चटनी बताया। उसके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल अवैध। डिंडोरी पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने नगर परिषद क्षेत्र में निकाली जा रही विकास यात्रा में शिरकत करते हुए नगर में हुए विकास कार्यों की सौगात से अवगत कराते हुए नगर विकास के लिए सीसी सड़क वार्ड नंबर 11, संजीवनी क्लिनिक 11, सीसी सड़क वार्ड नंबर 11 और वार्ड नंबर 6 में सीसी सड़क, वार्ड नंबर 5 में सहित अन्य कार्यों का भूमि पूजन किया और लोकार्पण भी किया। नगर परिषद के वाटर फिल्टर प्लांट में आयोजित कार्यक्रम में जिला प्रशासन की तरफ से आयुष विभाग की ओर से स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का भी आयोजन किया गया, जिनमें अनेक लोग शामिल हुए। आपको यहाँ पर लाइन का आपको पता होगा 32 लाख रुपए का यहाँ वाटर सप्लाई का काम चल रहा है। ऐसे अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। हमने लगभग 900 के आसपास आवास हमने दिया है, 879 के करीब पूर्ण हो गए। तो यही है
लोगों के लिए जो लाभ हम ज्यादा से ज्यादा दिए हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जितने लोगों का रह गया है, अगर किसी कारण से छूट गया तो उसमें हम जोड़ते हैं। और जितना काम हमने किया है, मैं कई ऐसे क्षेत्र, तो चूंकि नगर का मामला है, यहाँ पर जो भी हमने परिस्थितियां अनुभव की है, देखे तो पिछले अगर दशकों में देखेंगे तो नगर पालिका के बारे में कभी ज्यादा विचार हुआ नहीं। हमारे पंकज जी भी आज यहाँ थे, अध्यक्ष है, इसके पहले तो मरकाम मैडम थी। मैं सम्मानीय रूपाली जितना संभव हुआ है इस नगर के विकास में और भी हम कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा काम। वह शाजापुर के मक्सी बाईपास पर इंदौर से गुना की ओर जा रही एक स्विफ्ट डिजायर कार अनियंत्रित होकर खंती में पलट गई। इसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें टोल टैक्स की एम्बुलेंस के जरिए शाजापुर के जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन यहां पर इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक कार में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। राजेंद्र प्रसाद, अर्चना शर्मा, अरविंद और ऋषि कुमार, इनमें से अर्चना शर्मा और अरविंद कुमार की इलाज के दौरान मौत हो गई। सभी अशोकनगर जिले के ईसागढ़ थाना क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो इंदौर से गुना की तरफ जा रहे थे। एम्बुलेंस गाड़ी से 4 घायलों को लाया गया था, जिसका घटनास्थल मक्सी थाना क्षेत्र का बताया गया है, जिसमें एक घायल है राजेंद्र प्रसाद, उनकी पत्नी अर्चना और उनका लड़का है अरविंद और दामाद ऋषि कुमार। 4 को लाया गया था, जिनमें 2 की मृत्यु हो चुकी है, उनकी पत्नी और लड़के की। अर्चना शर्मा, अरविंद, 2 की मृत्यु हो चुकी है। कहाँ के रहने वाले बताए जा रहे हैं? ये अभी पता चला ऐसा। नाना पटोले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री ने देश को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अभी भी देश की स्थिति खराब है, इसका अध्ययन करने वाले लोग कांग्रेस के साथ हैं। जो नेता देश की संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रख सकते हैं, वे साथ हैं। कांग्रेस के नेता देश भर में अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं। अदानी और नरेंद्र मोदी के बीच क्या संबंध है, वो लोगों के सामने बता रहे हैं। हमारे महत्वपूर्ण नेता है तो उनको तो वहाँ जगह मिलेगी, जगह नहीं मिलेगी ऐसे काम। इसमें कुछ चर्चा होने वाली है, ऐसा भी कहा जा रहा है। बिल्कुल होगी, क्योंकि अब डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब जिस समय देश आर्थिक कमजोर था, तब ये देश के प्रधानमंत्री बने और तब देश को एक ऊंचाई पे ले जाने का काम किया और एक अच्छा अर्थतंत्र है। जब नोटबंदी और जीएसटी कानून आया तब भी डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने कहा था कि हमारे देश का जीडीपी, ये सब जो निर्णय अब नरेंद्र मोदी की सरकार ले रही है उससे देश को परिणाम होगा और देश आर्थिक कमजोर होगा। और आज देश वही आर्थिक कमजोर हो चुका है। और ऐसे बुद्धिजीवी लोग जो है वो जो कांग्रेस के पास है, जिनको इस देश की आर्थिक और देश की जो युवा और देश की प्रगति की जो मालूम है, वैसे लोग कांग्रेस के पास हैं और ऐसे लोगों को तो महत्व दिया ही जाएगा। क्योंकि आज देश को डॉक्टर मनमोहन सिंह और यूपीए की सरकार की मुखिया हमारी नेता सोनिया गांधी ऐसे विपरीत पहले से बात कर रहा हूं कि ये जो फैसला ये न्याय प्रविष्ट है, ये इसके ऊपर हमारी यही मांग है, यही अपेक्षा है कि ये फैसला मेरिट पे हो जाए। लोकशाही में मेजॉरिटी को बहुत ही महत्व है। लोकशाही में इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल्स है, कानून है, सब कुछ है। इसके आधार पर हमारा सरकार स्थापित हुआ है। ये लोकशाही में जो बहुमत की आवश्यकता होती है, नियम के अनुसार ये सरकार हमारा स्थापित हुआ है और इसीलिए ये राज्य में सरकार लोगों के भलाई का काम कर रहा है, बड़े निर्णय लोगों के हित के ले रहे हैं और इसीलिए हमारी अपेक्षा है कि न्याय व्यवस्था। वहीं सिडनी से बड़ी खबर सामने आई है, जिसके चलते करीब 240 बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं। अमरावती से 240 बच्चे शिरडी आए थे और कल रात भोजन करने के बाद से ही बच्चों के पेट में दर्द की शिकायत हुई। सभी 240 बच्चों को नासिक के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां जांच के बाद बच्चों को फूड पॉइजनिंग होने की बात सामने आई। अभी बच्चों की हालत स्थिर है और उनका इलाज किया जा रहा है।
वहीं पिपरिया में पिछले 15 सालों से लगातार समाज सेवा में जुटे उम्र वाले दादा समिति सदस्यों द्वारा एक ऐतिहासिक कार्यक्रम संपन्न किया गया, जिसमें 51 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। लगातार समाज सेवा का ये कार्य पिछले 15 सालों से जारी है। समिति के सदस्यों ने वर वधू को जीवन निर्वहन करने के लिए 51 उपहार भी दहेज में दिए। आपको बता दें कि उम्र वाले दादाजी समिति की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में पिपरिया ब्लॉक के 51 जोड़ का विवाह हुआ, जिन्हें सेवा समिति की तरफ से भोजन, बारात और शादी संस्कार की अलग अलग सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाई गई। वहीं उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात के मड़ौली कांड में मां बेटी की जलकर मौत का मामला सामने आया है। सरकार ने इस मामले में एसआईटी भी गठित की है और जांच के बाद जल्द से जल्द शासन को रिपोर्ट सौंपने की बात कही है। इसे लेकर कानपुर देहात में अधिकारियों की टीम पहुंची और पीड़ित परिवार से मिलकर मुद्दों के पर छानबीन शुरू कर दी। टीम के अधिकारियों ने वीडियोग्राफी कराते हुए पूरे परिवार और गवाहों को इकट्ठा कर घटनास्थल के पास ही बैठा कर सवाल किया। अधिकारियों ने इसके लिए प्रत्यक्षदर्शियों से भी बात की और घटना के बारे में जानकारी ली। लखनऊ से आए हुए अधिकारी वीडियोग्राफी कर पीड़ित शिवम को अपने साथ लेकर चले गए। वहीं इस पूरे मामले में एसआईटी ने कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया है और जांच करके शासन को रिपोर्ट सौंपने की बात कही है। हालांकि घटना के 3 दिन बाद एसआईटी टीम के साथ जिलाधिकारी नेहा जैन मौके पर पहुंची तो उन्होंने कहा कि घटना पर लगातार नजर थी, घटना के समय भी आसपास ही मौजूद थी और जानकारी ले रही थी। हालांकि शासन की तरफ से उनको दूर रहने के लिए कहा गया था। वहीं फिल्म सिटी गोरेगांव में देर रात एक चीते ने श्रवण विश्वकर्मा नाम के एक मेकअप आर्टिस्ट पर हमला कर दिया। गनीमत रही कि उसकी जान बच गई, लेकिन वो घायल हो गए। वहीं घायल व्यक्ति को डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की तरफ से घायल ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। मिली जानकारी के मुताबिक पीड़ित के पास इलाज के लिए पैसा नहीं है। ऑल इंडिया सिने वर्क एसोसिएशन के अध्यक्ष ने सरकार से मदद की गुहार की और बताया कि फिल्म सिटी में लोग डर के माहौल में काम करते हैं। कई हमले पहले भी हो चुके हैं, लेकिन सरकार भी कोई ठोस निर्णय नहीं लेती। वहां के मजदूर और कलाकार अपनी जान जोखिम में डालकर काम करते हैं। साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।